नमस्कार। इतिहास से जुड़े हुए प्रसंगों पर चर्चा का आज एक नया अध्याय। आज का विषय अकबर, मुगल सम्राट अकबर। इस शासक को महान मुगल सम्राट के नाम से जाना जाता है। इतिहास के विद्यार्थी, चाहे वो छोटी कक्षा के हों चाहे वो बड़ी कक्षा के विद्यार्थी हों, महान मुगल सम्राट अकबर के नाम से ही उसका अध्ययन करते आ रहे हैं। वर्तमान में ऐसी कुछ चर्चाएं आई हैं जिस पर कुछ लोगों ने अपनी आपत्ति भी व्यक्त की है कि महान मुगल सम्राट को क्या सच में महान माना जाए या उसके साथ जुड़े हुए कुछ और प्रसंगों को ला करके कुछ इतिहास के साथ नए नामकरण, नए संबोधन को भी समझा जाए। हम संक्षेप में अकबर के बारे में बात करते हैं और यह बातचीत एकदम सामान्य श्रोताओं के लिए है, सामान्य विद्यार्थियों के लिए है, सामान्य नवयुवकों के लिए है जो इतिहास के गहन अध्येता नहीं है, उन्हीं के लिए यह इस विषय पर परिचर्चा है। अकबर अपने समय की एक विशिष्ट उपज है। जिस समय अकबर शासन सूत्र अपने हाथ में पाता है, लेता नहीं है, वह अल्पवयस्क है, उसे सत्ता दी जाती है और ऐसी परिस्थिति में मध्यकाल में कोई भी मुस्लिम शासक जो अल्पवयस्क अवस्था में सत्ता प्राप्त करता है, अधिक दिनों तक सत्ता में टिक रह पाता है, ये बड़ा कठिन रहता था। किंतु अकबर के साथ एक बड़ा सुखद संयोग था कि वो दीर्घजीवी शासन स्थापित किया और लंबे समय तक शासन का संचालन किया। अकबर के शासन संचालन का जो दायित्व आरंभ में था तो बैरम खां का है। बैरम खां एक तुर्क है और शिया मुसलमान है। अकबर की पूरी पैतृक विरासत सुन्नी मुसलमानों की है। सुन्नी और शियाओं का मतभेद बहुत दिनों से है, लंबा है, इसका इतिहास सब जानते हैं। इसके बावजूद एक शिया संरक्षक एक सुन्नी बालक को सत्ता देता है और सत्ता अपने संरक्षण में मजबूत करता है। जब अकबर किसी संरक्षण काल में या बैरम खां के या महामनगा के प्रभाव में है, महामनगा उसकी धाय माँ है, किंतु एक ऐसी स्त्री है जिसका शासन पर गंभीर प्रभाव है, मुगल काल में महिलाओं का सत्ता में भूमिका रहती है, तो बैरम खान और महामनगा तो बेजोड़ उदाहरण है। बैरम खां सचिव के रूप में, वकील के रूप में कार्य करता है, तो कुछ समय महामनगा भी इस पद का पूरी तरह से उपभोग करती हैं और सत्ता अपने हाथ में लेती है। ये दोनों अवधि में जब बैरम खां का प्रभाव है, महामनगा का प्रभाव है, अकबर के समय में 3 बड़ी घोषणाएं होती हैं जिससे हम उसके उदार शासन का आरंभ मानते हैं। तीर्थ यात्रा, दास प्रथा और जजिया। मुस्लिम शासन के दौरान जो गैर मुस्लिम भारतीय है, यानी वे हिंदू हों, वे जैन हों, वो बौद्ध हों, सिख धर्म की तो बात अभी हो ही नहीं सकती क्योंकि सिख धर्म अभी तो आरंभिक अवस्था में है। सिख धर्म का अभी उतना प्रभाव नहीं है अकबर के आरंभ में। अकबर के बाद के शासन में जब गुरु अर्जुन देव का प्रभाव पड़ता है तब सिख धर्म आता है गंभीरता से। नानक साहब बाबर के काल के ही है, लेकिन जहांगीर के समय सिख धर्म राजनीति में और धर्म में गंभीरता से आता है। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगता था, अकबर ने उसे समाप्त कर दिया। मथुरा में, बनारस में, अयोध्या में ये जो पवित्र तीर्थ है जहाँ पर भी हिंदू यात्रा करते हैं, वहाँ पर मुस्लिम शासन की अवधि में तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था। अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। जो युद्धबंदी होते थे उन्हें दास बना लिया जाता था। अकबर ने इस प्रथा को भी समाप्त किया। अपने आप में एक क्रांतिकारी घोषणाएं है कि कोई एक मुस्लिम शासक इन प्रथाओं को समाप्त कर दे, क्योंकि ये प्रथाएं भारत में मुस्लिम सत्ता के आधार के रूप में मानी जाती थी। जजिया कर,
ये इस्लामिक राज परंपरा के तहत स्वीकार किया जाने वाला कर है, जजिया कर। यूँ तो सामान्य रूप से यह धर्म के आधार पर विभेदकारी कर माना जाता है, जो गैर मुसलमानों से यानी हिंदुओं से लिया जाता है, किंतु इतिहास के विद्यार्थी इसे वैसा कर नहीं मानते जैसा कि सामान्य लोग मान लेते हैं कि एक धार्मिक कर है। यह इस्लामिक सत्ता के अधीन सुरक्षा के बदले दिया जाने वाला कर है, जिन्हें अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्ति होती थी। फिर भी हम इसे मानते हैं कि यह एक विभेदकारी कर है और यह केवल हिंदुओं से लिया जाता है। मुस्लिम शासन की अवधि में हिंदुओं को निम्न स्तर पर या द्वितीय स्तर के नागरिक के रूप में राज्य में संरक्षण प्रदान करने के लिए यह कर लिया जाता था। यह जब से भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई थी, अकबर के काल तक यह सब कुछ ऐसे का ऐसा चलता है। अकबर ने 1562 में, 1563 में और 1564 में तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया, दास प्रथा समाप्त कर दिया और जजिया कर समाप्त कर दिया। आरंभ देखें कितनी उदारता से होता है। इस आधार पर तो हम अकबर को उदार शासक मानते ही मानते हैं। इसके बाद अकबर राज्य विस्तार करता है। राज्य विस्तार, प्रशासनिक सुधार, भूमि प्रबंधन, विद्रोहों का दमन, यह सब कुछ एक साथ होता है। जितनी क्षिप्रता से, जितनी गति से वह अपने राज्य का विस्तार करता है, और इस राज्य के विस्तार में केवल हिंदू शासकों को ही अपनी अधीनता में नहीं लाता है। उस अवधि में कोई मुस्लिम शासक भी है तो उसे भी अपनी अधीनता में लाता है। यानी राज्य विस्तार में हिंदू या मुस्लिम जैसा कोई तत्व नहीं है। राज्य विस्तार दिल्ली की अधीनता में, मुगल सत्ता की अधीनता में भारत की शेष सभी रियासतें आएंगी। यह मुगल साम्राज्य का एक मूल तत्व है। यानी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत सबको लाना है। मालवा उन दिनों मुगल सत्ता के अधीन है। जौनपुर से लेकर बंगाल तक पूरी मुस्लिम सत्ता है, अफगानों की सत्ता है, तो मुगल सत्ता उसे भी अपनी अधीनता में लाती है। इसी क्रम में उसका संघर्ष राजपूतों से होता है, तो बड़ी संख्या में राजपूत रियासतों को भी अपनी अधीनता में लाता है। राजपूत रियासतों को अपनी अधीनता में लाने के लिए अकबर ने अन्य शासकों के साथ जिस नीति का प्रयोग किया, उस नीति से अलग हट करके राजपूत शासकों के साथ व्यवहार किया, जिसे उसकी राजपूताना नीति कहते हैं। इस नीति का एक वाक्य में अगर यूं समझा जाए कि अधीनता स्वीकार करा लेता है राजपूत शासकों से, किंतु उनका राज्य अपने राज्य में नहीं मिलाता है। उन्हें एक स्वायत्त शासक के रूप में अपने ही राज्य में शासन करने का अवसर देता है। तो इस आधार पर बहुत सारी रियासतें, लगभग पूरी राजपूताना की रियासतें अकबर की धीरे धीरे अधीनता स्वीकार करती हैं। एक रियासत चित्तौड़, जो अकबर के विरोध का, अकबर के प्रति विद्रोह का, विद्रोह न कहे, विद्रोह तो हम तब मानते हैं जब हम किसी की अधीनता में हो और उससे अलग हो रहे हो, अपनी संप्रभुता बचाने के लिए अपना प्राण लगा देती है। कोई एक छोटी सी रियासत, एक छोटा सा राज्य, एक छोटा सा शासन समूह किसी बृहत्तर सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए इतना लंबा संघर्ष किया हो, शायद भारत के इतिहास में तो नहीं है, विश्व इतिहास में भी बहुत बिरले है। इसीलिए जब चित्तौड़ का नाम आता है तो स्वाधीनता, स्वतंत्रता, संप्रभुता के आन बान की याद स्वतः आ जाती है। एक सामान्य भावना हर भारतीय के मन में आती है, आनी भी चाहिए, निसंदेह आनी चाहिए। हम इस प्रसंग की चर्चा थोड़ी देर बाद करेंगे। अकबर के और संदर्भों की बात करते हैं। अकबर इबादत खाना तैयार कराता है, एक पूजा घर है। इबादत खाना केवल पूजा घर नहीं है, विविध धर्मों के वाद विवाद का, संवाद का एक साझा मंच तैयार करता है। अकबर की ये एक विशिष्ट देन है। एक बृहत्तर समाज बनाने के लिए, एक बृहत्तर साम्राज्य बनाने के लिए तत्कालीन समय में, अकबर के समय में धर्म एक महत्वपूर्ण तत्व है। अकबर एक अवसर देता है, अकबर स्वयं को भी एक अवसर का पात्र बनाता है कि वह विविध धर्मों के मूल तत्वों को समझे,
वो इस्लाम को जानने का प्रयास करता है, वह जैन धर्म को जानने का प्रयास करता है, वह सनातन धर्म को भी जानने का प्रयास करता है। और समकालीन जितने भी महत्वपूर्ण विद्वान हैं वे अकबर के दरबार में आमंत्रित किए जाते हैं। अकबर उनसे संवाद करता है, अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त करता है। इस क्रम में अब तक भारत में ईसाई आ चुके हैं, तो वह ईसाई प्रतिनिधि को भी अपने दरबार में बुलाता है, उनसे भी बात विवाद होता है, उनके बारे में भी जानता है। हालांकि ईसाइयों को बड़ा भ्रम हो गया है कि अकबर ईसाई धर्म की तरफ अपनी रुझान कर रहा है और इस रुझान में वो कदाचित ईसाई धर्म स्वीकार कर ले, किंतु ईसाई धर्मावलंबियों को, पादरियों को बड़ा ही असंतोष होता है, बड़ी निराशा लगती है, क्योंकि अकबर की इस तरह की कोई मंशा नहीं थी। अकबर धर्म जिज्ञासु शासक है। इबादत खाने की पूरी चर्चा परिचर्चा कुछ ऐसे ही बनती है। अब अकबर अपने शासन के जो सूत्र बनाता है वह एक बहुधर्मी और बहुजातीय शासन तंत्र विकसित करता है। उसके शासन तंत्र में एक बेहतरीन संतुलन दिखाई देता है। उसमें राजपूत भी है, उसमें भारत के कायस्थ समूह भी हैं, उसमें भारत के अन्य वर्ग के लोग भी हैं जो उस दिनों शासन सत्ता में आते थे। उन दिनों आप आज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की खोज करेंगे कि नौकरियां सबके लिए ओपन हैं, ऐसा नहीं हो सकता। शासन के समीप जो वर्ग, जो समूह पहुंचता था, शासन की दृष्टि उस पर होती थी और उसे सत्ता में आने का अवसर मिलता था। यही एक सामान्य नियम है। मुस्लिम समाज में भी वह केवल एक वर्ग से नहीं लेता। हम कभी इस विषय पर भी एक परिचर्चा करेंगे, एक रिकॉर्ड आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि जिसे हम मुस्लिम कहते हैं वह कितने जातीय समूहों का मिश्रण है। आज हम सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि अकबर जब मुस्लिम अनुयायियों को अपने सत्ता में लेता है तो इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है वह मुस्लिम धर्म अनुयायी किस जातीय समूह से है, यानी उसकी राष्ट्रीयता क्या है। वो ईरानी है, वो अफगानी है, वो तुर्क है या अन्य है। शिया और सुन्नी का भी भेद धारण करता है। तो एक बहुमिश्रित समाज बनाता है, बहुमिश्रित शासन तंत्र बनाता है। और यह सब कुछ उस समय की दूरदर्शिता है। अकबर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को फलीभूत करने का यह सब साधन है। अब बात करते हैं जिन विषयों पर वर्तमान में खूब चर्चा परिचर्चा हो रही है। अकबर के यहाँ सब कुछ उजला उजला ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा अकबर अपने समय का एक विशिष्ट शासक है। तो विशिष्टता क्या है? वह विशिष्टता यह नहीं है कि वह सब कुछ अच्छा ही करता है या आज हम चुन करके उसकी अच्छाई का ही अध्ययन करते हैं। इतिहास के साथ यह एक मानक है कि इतिहास को आधुनिक ज्ञान विज्ञान के संदर्भों में समझना चाहिए। हमें जैसे जैसे प्रमाण मिलते हैं हम इतिहास को समझने की दृष्टिकोण वैसे वैसे और बेहतर कर पाते हैं। वर्तमान में जो और अध्ययन आए हैं, अन्य इतिहासकारों ने शोध करके नए तथ्य प्रस्तुत किए हैं, ये तथ्य समकालीन विवरण पर ही आधारित है। समकालीन विवरण में ही अकबर के दरबार के ही बहुत से अनेक ऐसे लेखक हैं जो सरकारी इतिहास लिखते हैं, दरबारी इतिहास लिखते हैं। उन्हीं का अध्ययन कंट्रोवर्सी है और उस कंट्रोवर्सी में दो तथ्य निकाल करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पहला तो जिसे हम कहते हैं कि अकबर ने जजिया समाप्त कर दिया, वही अकबर जब चित्तौड़ के साथ युद्ध की बात आती है तो चित्तौड़ के युद्ध में जजिया पुनः लगा देता है। जजिया अकबर पुनः लगाता है। इस तथ्य से कोई भी इतिहासकार इनकार नहीं कर सकता। अगर हम जजिया को हटाने की अकबर की उदारता स्वीकार करते हैं तो जजिया पुनः लगाने को अकबर की अनुदारता स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह नहीं माना जा सकता कि केवल छोटे क्षेत्र में उसने जजिया लगा दिया तो कम अनुदार है। अनुदार है। अकबर ने चित्तौड़ के युद्ध में वे सारे क्रियाकलाप किए जो एक मुस्लिम शासक आते थे और युद्ध पराजितों को, मृतकों के
सौ को या उनके सरों को काटकर मीनार बनाते थे और गाजी की उपाधि धारण करते थे। अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की, यह तो खुला इतिहास है। अगर ऐसा अकबर के साथ तथ्य है तो अकबर की वह उदारता जिसे हम अकबर महान कहते हैं थोड़ी क्षरित होती है। आगे बात बढ़ाते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण होता है। फतेहपुर सीकरी का पूरा अवशेष विद्यमान है। फतेहपुर सीकरी के नीचे मंदिरों का एक पूरा झुंड समूह विद्यमान है। एक सामान्य विद्यार्थी भी इसका अध्ययन करता है और यह प्रकाशित तथ्य है। एक मंदिर समूहों के अवशेष पर फतेहपुर सीकरी विकसित की गई है। तो अगर मंदिर विध्वंस के आधार पर कोई शासक अनुदार होता है तो उस अनुदारता का तत्व हम अकबर के साथ क्यों नहीं जोड़ेंगे? ऐसे अनेक विषय हैं। जैसे जैसे इतिहास की परतें खुलेंगी, मध्यकाल के शासकों के साथ या वो प्राचीन काल के शासक हो या कोई भी इतिहास का शासक हो, उसके साथ जुड़े हुए प्रसंग बदलेंगे। और अगर वे प्रसंग बदलेंगे तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे हम उसकी उदारता स्वीकार करते रहे वैसे उसकी अनुदारता भी स्वीकार करें। इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये इतिहास की सहज धारा है। इतिहास में जो जो तथ्य आते जाएंगे उस तरह के तथ्य के आलोक में शासकों की जो छवि बनेगी वैसी बनेगी। कभी भी इतिहास के साथ यह मानकर व्यवहार नहीं करना चाहिए कि ऐसा करने से जो बनी बनाई छवि है क्या वह खंडित हो जाएगी। इतिहास किसी छवि को खंडित या मंडित नहीं करता। इतिहास तथ्यों की विवेचना करता है और इस तथ्यों के तराजू पर सबका आकलन करता है। तो अगर तथ्यों के तराजू पर आकलन करें, एक पक्ष में एक पल्ले पर उदारता रखें, दूसरे पर अनुदारता रखें, तो अकबर के पक्ष में उदारता भी बहुत है। उदारता है कि उसने दास प्रथा समाप्त की, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया समाप्त की, एक ऐसे शासन को बनाने का प्रयत्न किया जिसमें सभी धर्म के अनुयायी, सभी मत के अनुयायी रह सके। एक ऐसा शासन तंत्र विकसित किया जो बहुधर्मी और बहुजातीय समाज बना सके। इसके बावजूद जब उसके सामने चुनौतियां आती हैं तो वो उन्हीं तत्वों को पुनः लेता है जिनसे एक बहुलतावादी समाज खंडित होता है। किसी समाज में जजिया लगा देना, किसी समाज के ध्वंसावशेषों पर, पुराने मंदिर धार्मिक अवशेषों पर एक नई इमारत खड़ा कर देना निसंदेह उन्हीं उदारताओं का एक तत्व है। तो मैं यह कहूँ, उदारता अनुदारता का आज बड़ा संदर्भ न होकर अकबर अपने समय की विशिष्ट उपज है, या हर महान शासक या हर दीर्घकालिक शासक अपने समय की विशिष्ट उपज होता है। वह अपनी राजनीति चलाने के लिए, अपने शासन को व्यवस्थित करने के लिए शासन तंत्र तैयार करता है, हमारे आपके सुविधा के लिए नहीं करता है। समकाल में उसे जो सुविधाएं प्राप्त होती थीं उन्हीं के आधार पर, अपनी आवृत्तियों के आधार पर वो शासन करता था। अकबर भी उसी तरह का शासन विकसित किया है। हाँ, अगर हम मुस्लिम शासकों में देखें तो अकबर का पक्ष ज़्यादा उजला है, बहुत उजला है। ऐसा मुस्लिम शासन में हमें अन्यत्र दुर्लभ दिखाई देता है। शायद यही कुछ रहा होगा कि विसेंट स्मिथ ने उसे महान मुगल सम्राट कहा और हमारे इतिहासकारों की या विद्यार्थियों की पूरी पीढ़ी उसे महान अकबर कहते हुए मानते हुए चली आ रही है। किंतु उस महानता में बहुत छिद्र है। अगर आज उन छिद्रों का अवलोकन सम्मुख हो रहा है तो इसमें कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। अभी बहुत सी परतें खुलेंगी और उन परतों में अनेक अनेक छिद्र बाहर आ सकते हैं। कोई अच्छाई भी बाहर आएगी तो वह भी ग्रहणीय है, कोई बुराई भी बाहर आएगी तो उसका भी चिंतन, उसका भी संवाद विकसित होना चाहिए। किसी भी संवाद को रोकने का इतिहास की दृष्टि से कोई औचित्य नहीं है। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।